मैं जिसका नाम लूंगा वो बोलेगा। मुझे ये जानना है डिबेट में, ये आरोप बार बार लग रहा है कि एक्शन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, एक्शन होता तो फिर श्रद्धा जिंदा होती और आफ्ताब, जो अभी राजीव जी ने कहा, मुंबई पुलिस इतनी काबिल है या पालघर पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस पैर तोड़ देती, वो अंदर डाल देती। और ये अटेम्प्ट टू मर्डर है शेफाली जी, इसमें जो लिखा है ही ट्राइड टू किल मी, इसने ये नहीं लिखा कि वो मुझे मार सकता है, उसने लिखा है उसने मुझे मारने की कोशिश की, वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। नंबर 1 अटेम्प्ट टू मर्डर, ही ट्राइड टू किल मी। इसलिए मैं कमरू जी अब आपके पास आ रहा हूं। कमरू जी, ही ट्राइड टू किल मी, क्या ऐसी कंप्लेंट क्या कॉम्प्रोमाइज से क्या वापस हो सकती है? देखिए, इसमें 4 पार्टीज इन्वॉल्व है मेरा हिसाब से। एक तो हो गया श्रद्धा के परिवार वाले, एक हो गया श्रद्धा के दोस्त वगैरह जो है, तीसरा नंबर हो गया आपको महाराष्ट्र पुलिस, और चौथा नंबर हो गया आफ्ताब के परिजन सब। और एक पांचवा अब इसमें से चारों पे आप फिक्स कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी सरकार अगर श्रद्धा कंप्लेंट की तो उसपे पुलिस जो है कि महाराष्ट्र पुलिस एक्शन क्यों नहीं ली, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। श्रद्धा के दोस्तों को अगर जानकारी होते हुए अगर पुलिस के साथ में वो कोऑपरेट नहीं किए उस वक्त, तो वो भी सप्रेशन ऑफ एविडेंस में शामिल हो रहे। तीसरा नंबर आ गया आफ्ताब के अगर लड़के मतलब अगर गलती श्रद्धा की है, उसके परिवार वालों की है क्या बोल रहे हैं? तो परिवार वाले चुप्पी साधे हुए थे। अच्छा, गलती श्रद्धा की, अब आप आएंगे, श्रद्धा की गलती थी, उसके परिवार वालों की गलती थी। नेवर सेड दैट। वो क्या बोल रहे हैं जान से हाथ धो पड़ी। बच्ची कह रही वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और आप कह रहे हैं उसके परिवार की गलती, श्रद्धा की गलती। आप अगर महाराष्ट्र पुलिस को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा, नहीं, मैं महाराष्ट्र पुलिस को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा। मेरी डिबेट को आराम से समझिए कमरू जी। महाराष्ट्र पुलिस चाहती तो आफ्ताब जैसों की टांगे तोड़कर अंदर डाल देती। वो तो गाड़ी करने, महाराष्ट्र पुलिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं पॉलिटिकल मास्टर्स की बात कर रहा हूं। कौन सा प्रेशर था? अंडा से बच्चा निकले, वो भी रिस्पॉन्सिबल गाड़ी वाला को लेना होगा। हाइपोथेटिकल डिबेट। शिवम, ये अगर ये नहीं होता तो क्या? थैंक यू कमरू जी, समझिए टॉपिक को, संवेदनशील है। मैं पुलिस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं, लेकिन पॉलिटिकल मास्टर्स कहां से ऑर्डर्स आ रहे थे? कोई कंप्लेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर की कंप्लेंट अगर वापस हो रही है तो कहीं से तो कुछ आ रहा होगा ना कि ले लो, कहीं ले लो। क्या नाम की वजह से हो रहा था जो बीजेपी कह रही है? क्योंकि नाम आफ्ताब था इसलिए छोड़ दो, तुष्टीकरण के चक्कर में हो रहा है जो राम कदम कह रहे हैं। कौन सा आफ्ताब कौन सा पॉलिटिकली कनेक्टेड था? आप जो बार बार एक एजेंडा चलाने का कोशिश कर रहे हो यहाँ पे कि तुष्टीकरण। अगर आराधना प्रजापति पे जब मर्डर हुआ प्रिंस यादव ने, तो उसमें क्या तुष्टीकरण आ रहा है? क्या वहां पे नहीं आ रहा है? क्राइम इज ए क्राइम, इसमें कोई इसमें ठीक है, क्राइम इज ए क्राइम। ठीक है कमरू जी, एक मिनट, ये सवाल है इनका, भाई आफ्ताब कौन सा पॉलिटिकली कनेक्टेड था जो उसके लिए जो है श्रद्धा बच्ची को छोड़ दिया गया है जल्लाद के हाथ में? मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। सबसे पहले सवाल तो सही है, सवाल तो जायज है। हाँ, बिल्कुल जायज सवाल है। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, किशोर तिवारी जी, आप शेफाली जी के पिताजी की उम्र के हैं तो मेरे दादाजी की उम्र के होंगे। आपको पोते की कसम प्लीज बोलना मत अब थोड़ी देर बीच में, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। अब मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आता हूं। कमरुल जी, एक बात को ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझना, क्राइम इज अ क्राइम। अगर एक भी बच्ची के साथ किसी भी राज्य में एक मोटो के साथ नहीं रेप हो रहा है, एब्सोल्युटली क्राइम इज अ क्राइम। अगर शादी करके किसी बच्ची को घर में मार दिया गया, 35 टुकड़े कर दिए गए, धर्म कोई भी हो, क्राइम इज अ क्राइम। लेकिन क्राइम के पीछे का मोटो और उसका मॉडस ऑपरेंडी, अगर बहुत सारे केसेस में एक है ना, उसको अलग से थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और उसी को हम लव जिहाद कहते हैं। अगर 2012 में केरला हाईकोर्ट ने यह कहा कि लगातार हिंदू बच्चियां इस तरीके से शिकार हो रही हैं और उनको मुस्लिम बच्चे जो हैं मिलकर, लड़के जल्लाद जो भी उनको कह लीजिए, फंसा रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन से लेकर उनको मारा जा रहा है, तो यह थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अगर सिर्फ हिंदू नहीं, इसके अलावा क्रिश्चियंस और वहां के चर्च भी इस बात को कह रहे हैं, तो इसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अगर लिस्ट में बनाऊं तो कम से कम 40 नाम अभी मैं आपको गिना दूं, और सब एक ही लाइन में है, यानी कि ये लव जिहाद है, ये नॉर्मल क्राइम से अलग है। सो प्लीज, ये डिफरेंस है। अब आपको मैं बताता हूं हिंदू मुस्लिम। अब मैं शेफाली जी के लिए कहना चाहता हूं, शेफाली जी, जब जब नाम के पीछे खान या मुसलमान लग गया, वहां मराठी अस्मिता, वहां छत्तीसगढ़ी सम्मान, वहां राजस्थानी शौर्य सब गायब हो जाता है, क्योंकि वोटर है ना इनके। बस उसका आफ्ताब होना काफी है इस बात के लिए कि भाई सुनो, इसको प्रेशर करना है। और अब सुनिए किशोर तिवारी जी, 307 यानी कि 307 की एफआईआर 2 कंडीशंस में होती है। या तो म्यूचुअली अग्रीमेंट हो जाए कि हम अपना वापस लेते हैं, फैसला हो गया, या फिर पुलिस में उसने कहा कि भाई प्रेशर करके वापस ले लिया। वो जो फैसला होता है ना, वो भी प्रेशर से ही होता है।
और ये कोई पॉलिटिकल आदमी कर सकता है? 307 की एफआईआर में पुलिस किसी की नहीं सुनती। और अब अंत में आता हूं, इन्होंने कहा हमारा कोई मंत्री अगर है तो उसको भी जेल डालो। सर विपक्ष का तो मतलब एजेंडा ये रह गया, एक डाला हुआ है हमने विपक्ष का नमूना जेल में, वो वहां पर भी मसाजे करा रहा है, अब कह रहे हैं आपका भी डाल दे। आपका डालने से श्रद्धा वापस नहीं आएगी, और आपके ये कह देने से कि ये गलत हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नहीं। आपने आपकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से एक बच्ची की जान चली गई, टुकड़े हो गए। अब आप गलती माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंत में नेता का तो सिर्फ एक फोन लगता है ना सर। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ब्यूटीफुली चीजों को करा गया है, पुलिस पे अगर एक्शन ले भी लेंगे तो क्या, वो जो पॉलिटिकल बॉस ने पीछे से फोन किया होगा उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब क्या पता किशोर तिवारी जी नहीं किया हो, या अपने आप को डिफेंड करने आज खुद ही आ गए। क्यों तिवारी जी, आपने तो नहीं किया था कहीं? अमन, जवाब देना चाहता हूं मैं। जी तिवारी जी, अब आप तो जवाब देने देना। अब आप बोलिए, इतना बार मेरा टर्न अब आइए, अब आप बोलिए। अब कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा, बोलिए। अमन, जवाब दे दूं? जी तिवारी जी। हाँ हाँ किशोर तिवारी बोलिए। किशोर तिवारी, आप ही से बात कर रहा हूं, बोलिए बोलिए। बोलिए दादाजी, बोलिए। बोलिए किशोर तिवारी, आवाज आ रही है आपको तो बोलिए, बोलिए किशोर तिवारी। हाँ, मैं बात करना चाहता हूं कि जो शिवम त्यागी ने लार्जर इशू उठाया है, जिसमें केरला हाईकोर्ट का भी उन्होंने मेंशन किया है, तो मेरी पार्टी इस इशू में उनके साथ है। अगर सेम मैटर सेम तरीके से भारत भर में रिपीट हो रहे हैं तो इस पर तो लार्जर कंसेंसस लाकर इसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, पुलिस की जो बात आई है, या फिर अमन जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात आई है, या तुष्टीकरण की बात आई है, तो इसको भी लार्जर पर्सपेक्टिव में देश के सामने लाना चाहिए। मेरी पार्टी के हद तक मैं बोल रहा हूं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू लड़कियों की रक्षा हो, और हिंदू लड़कियों से जातियों के इस प्रकार श्रद्धांजलि का हाल होता है तो हम भी सड़क पे आने के लिए तैयार है। अमन जी, और क्या बोलूं मैं? तिवारी जी क्या बोले, मैं बताता हूँ क्या बोले। तिवारी जी मैं बताता हूँ क्या बोले। तिवारी जी, ये जो अभी हिंदू हृदय सम्राट अचानक से आपका हिंदू प्रेम जागा, ये सेकुलर सरकार के समय कहाँ चला गया था? तब तो श्रद्धा को नहीं बचा पाए ना। अरे 2020 की कंप्लेंट पे क्या एक्शन नहीं होती है? 2022 में बीजेपी की सरकार रहते हुए उसकी हत्या होती है। मैं बोलूं क्या? एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए, एक मिनट, ठीक है। शेफाली जी फिर राजीव जी, पहले शेफाली जी फिर राजीव जी, बोलिए शेफाली। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, सीधी सी बात है, आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट में? किसके अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर वाला जो डिपार्टमेंट? होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना। तो 2020 में होम मिनिस्टर कौन थे और आज वो कहाँ हैं? मैं बताती हूँ, उनका नाम है अनिल देशमुख, एनसीपी से हैं। आज कहाँ है? कहाँ है बताइए ना, क्या कर रहे हैं? कहाँ है? जेल में है खुद, तब के होम मिनिस्टर जो ये काम कर सकते थे, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अनिल देशमुख अभी भी जुडिशियल कस्टडी में हैं। किस चार्जेस पे कस्टडी में है? एक्सटॉर्शन के चार्जेस में, 100 करोड़ की खंडनी के चार्जेस में। उनके पास ये सब छोटी बातों को डील करने का समय कहाँ था? उनको तो हर महीने 100 करोड़ बटोरना था ना, इसलिए तो वो जुडिशियल कस्टडी में है। ये जो बोल रहे हैं कि हमारे कोई मिनिस्टर है उनको जेल में डाल दो, अरे वो तो ऑलरेडी जेल में है। सवाल ये है कि एक मराठी मुलगी चीख के मदद मांगती रही, उसके दोस्त आए थे उसके साथ, उसका बॉस आया था उसके साथ। ये जो उनको बोल रहे हैं कि उनके दोस्तों ने उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, उसके बॉस ने कोऑपरेट नहीं किया, आप पढ़िएगा, वो सब आए थे उसके साथ, लेकिन सिर्फ एनसी लिखाई गई। 20 दिन तक उस पे एफआईआर भी नहीं हुई, जबकि होना चाहिए था, जबकि पुलिस को छानबीन करनी चाहिए थी, उसको शेल्टर के पास छोड़ना चाहिए था, उसको लीगल हेल्प देना चाहिए था। ये पुलिस का काम है, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मराठी था ना वो ऑफिसर जिसको तुलिंज पुलिस स्टेशन में जिसको कंप्लेंट दी थी श्रद्धा ने, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं मिला मराठी लड़की को इंसाफ? क्योंकि उसको मारने वाला पूना वाला था। यही तो सवाल है भाई। आफ्ताब भी था अगर, तो वो कौन सा पॉलिटिकली कनेक्टेड था कि पुलिस इन्फ्लुएंस हो गई या कोई पॉलिटिकल मास्टर इन्फ्लुएंस हो गया? 30 सेकंड राजीव जी, 30 सेकंड। अमन जी, इश्यू है कि कंप्लेंट, इंक्वायरी, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, इस सारे को तोड़ा गया। उसके पीछे एक ही कारण था। क्या? इसका कारण यह था कि पुलिस को उस समय यह पता था कि हमको किसको टच करना है, किसको टच नहीं करना है। एक ही कारण था, छोटा सा कारण है,
देखिए जो वोट बैंक की राजनीति है ना, अगर अब एक बात मुझे बताइए, एक जमाना था उत्तर प्रदेश में कि हर दिन कुछ दंगाई रोड पे उतर के दंगे करते थे। चलिए सर, बाबा यूपी जी बाद के में आने जाएंगे, के लेकिन बाद वोट दंगा बैंक की होते, वजह घर से पे गई भाग जाते श्रद्धा हैं, की हम जान, मतलब तुष्टि करने के चक्कर में गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सबका। और अब आखिर में आपको सत्येंद्र सीरीज के एक